विचार अपने देश में राष्ट्र हित के लिए चलने चाहिए, देश हित के लिए। और हम काय के लिए हैं, भारत माता की जय जयकार हो पूरे विश्व में, वंदे मातरम की जय जयकार हो। आजकल जहाँ जहाँ मोदी गाते हैं भारत माता की जय से कोई रोज पहले अपना प्रारंभ करते हैं, कहीं भी जाए तो ये विचार अधिक प्रबल होता है और सब आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। एनडीटीवी ने अगर 100 बुराइयां बताई हैं तो कम से कम मोदी ने 2 अच्छे काम किए होंगे। तो 2 अच्छे काम को भी अच्छे तरीके से अगर प्रचारित करता तो शायद ये जो बात आप कह रहे हैं आज वो नहीं होता। हाँ, यहाँ जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ और एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। बच्चों को संस्कार देना प्रमुख कार्य है और उसमें योग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान है। बच्चों को संस्कारित करने का अष्टांग योग जो भी है, उस अष्टांग योग के जो 8 भाग हैं, उन 8 भागों को विस्तृत करके विधिवत हमने यहाँ सिस्टम चालू किया है। उन 8 अष्टांग योग के बारे में हर विभाग के बारे में बच्चों को जानकारी दें। उसमें पूरा जो जीवन मूल्य आ जाता है कि जो भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, जीवन मूल्य होने चाहिए, वो सब उसमें आता है। ये सिस्टम यहाँ शुरू किया गया है और मैं यह समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति में भी इसका आगे ये आएगा। और अपने यहाँ तो योग पहले से ही चल रहा है। जैसी गाइडलाइंस आई, हम लोगों ने पूरी एसओपी का पालन करते हुए विद्यालय को खोलने स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने धीरे धीरे जिस तरीके से संख्याओं कहा गया था कक्षाओं में, उतनी संख्या निर्धारित की। अभी बाकी जो चीज़ें नहीं कही गई हैं, छोटे छोटे जो, क्योंकि आज के टाइम में कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो भी नहीं करी जाएँ तो मुझे लगता है कि बच्चों में उस चीज़ का नहीं होगा। तो वो हम लोगों ने केवल कक्षाओं में ही उनको छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, जो पहले बड़े ग्रुपों के अकॉर्डिंग होता था, अभी छोटे ग्रुप बनाकर उनको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो उन्हें कक्षाओं मिल रही, मतलब घरों पर भी मिल रही थी, लेकिन जो स्कूल का था कि और बच्चों के साथ में उनका घुलना मिलना, तो विद्यालय इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहा है कि बच्चों से उनका घुलना मिलना भी हो। स्पोर्ट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में बच्चों को परमिशन है, लेकिन वो इस तरह सबसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। यहाँ पर हमारा मेन ध्येय यही है सबसे पहले कि जो बच्चों के अंदर एक डिप्रेशन आ चुका था, जो हम लोग न्यूज़ में देख भी रहे थे, उस डिप्रेशन को दूर करा जाए। रही पेरेंट्स की तरफ से, बिल्कुल अभिभावक की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और हम लोग भी बिल्कुल डबल मोड में काम कर रहे हैं। यानी इस समय स्कूल डबल मोड में ये काम कर रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन अभी भी है। इवन एग्जाम भी जो हमारे हुए थे, हम लोगों ने दोनों स्थिति में करे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रायोरिटी हम लोग किसको दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि अगर वो ऑफलाइन में आना शुरू करें तो चीज़ें बच्चों के लिए भी लाभदायक रहेंगी। 2022 में आप कुछ और नए सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं? जी, तो क्या क्या? जो 2022 में सब्जेक्ट विद्यालय द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने हैं, वो हमारा क्लास 11th में, क्योंकि सीबीएसई में आप सबको पता है कि जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं वो 9th और 11th में ही होते हैं। 11th में हम लोग बैंकिंग, आप सबको पता है कि बैंकिंग आज के टाइम में नीड है। दूसरा जो हम लोगों ने बोला योगा, अभी जो बात भी आ रही थी, हमारे फौजी ने कहा भी था, योगा नीड है, आज के टाइम की ज़रूरत है। और अगर वो एज अ सब्जेक्ट उसमें काम आएगा तो बच्चे को डबल फायदा है। पहला फायदा ये है कि वो क्या करेगा, उस चीज़ को अपना इन फ्यूचर काम कर सकता है। दूसरा क्या होगा, उसका स्किल यूज़ होगा। तीसरा जो हम लोग लेकर आने वाले हैं म्यूजिक, म्यूजिक का भी आप लोग जानते हैं कि वो एक कला होती है। कला में एक और अच्छा फायदा है इस चीज़ का, मार्क्स तो आते ही आते हैं, लेकिन इन फ्यूचर उसके लिए वो जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट चले आ रहे थे पुराने से, उसका एक बोझ उतरता है। तो मैंने खुद इन सब्जेक्ट्स को देखा है। इसके अलावा हम लोग 9th क्लास में संस्कृत पर जोर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी कहा जा रहा है। यानी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका अपने विद्यालय में 2022 से हम उसका क्रियान्वयन हर परिस्थिति में करते हैं। शिक्षा जो नीति है जी, उसका बेस होता है प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। जी, जैसे कि कोविड काल हुआ, उसमें 1.5 वर्ष लगभग सभी बच्चे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से दूर रहे। और मैंने जहाँ तक सुना है संगीत के और बहुत सारे सब्जेक्ट में यही कहा जाता है कि अगर एक दिन का अभ्यास छूट गया तो 40 दिन पीछे चले गए। तो उस नज़रिए से आपको क्या लगता है 1.5 साल के ये जो अवकाश चला बच्चों का, डिसिप्लिन टूटा, उससे कितना शिक्षा पर प्रभाव पड़ा? नहीं, शिक्षा पर तो इसमें तो आप 100% मानेंगे कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ा ही पड़ा। अब हमारा थोड़ा सा रोल ज़्यादा हो चुका है। वो जो आप गैप की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग लर्निंग आउटकम भी कहते हैं, सबसे पहले विद्यालयों ने अपने लर्निंग आउटकम्स को समझा कि इस क्लास के बच्चे को क्या चीज़ें आनी चाहिए। विद्यालय ने कहीं ना कहीं, हमारे विद्यालय का इसमें दायित्व ये नहीं है कि उसका सिलेबस कितना पूरा, विद्यालय से यही ध्यान दे रहा है कि वो जो गैप रह चुका है उसको कैसे पूरा करा जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी चीज़ें कही गई हैं, आप लोगों ने देखा भी है कि यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम्स पर दिया जा रहा है, ना कि सिलेबस पर दिया जा रहा है। तो हमारा जो विद्यालय है वो चीज़ों पर ध्यान दे रहा है।
दूसरा, हम लोग कक्षाओं में भी यहाँ पर बिल्कुल हमारा पूरा स्टाफ ये लगा हुआ है कि हमारे बच्चे में वो कॉन्फिडेंस लेवल है। मैंने बोला, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे लिए अभी भी वो चीज़ें नहीं मायने रखती। मेरा सबसे पहली चीज़ है क्या है, उस बच्चे के चेहरे पर खुशी आती। सर, उसी नज़रिए से अगर इस गैप को देखा जाए तो कितने समय में लगभग इसकी भरपाई हो पाएगी? ये पर्सन टू पर्सन बच्चे से बच्चे के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही चला और भगवान का साथ रहा तो हम लोग इस वर्ष के अंत तक करते करते उस चीज़ की पूर्ति पूरा ऐसा कर लेंगे। ऐसा मुझे पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।